हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर बैक टू बेसिक सीरीज, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसका चैप्टर 3 हम कंटिन्यू करते हैं एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू कंटेस्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है बिकॉज राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एक्सेट्रा के ऊपर जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एंड ऑफन जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग डिराइव्ड होती है इसी एनसीईआरटी से, एंड दैट इज व्हाई दीज एनसीईआरटीज आर सो इंपॉर्टेंट। बिफोर वी मूव अहेड, जस्ट टू लेट यू नो कि पंजाब पीसीएस जो है उसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं। ठीक है, सितंबर में जो है इसका प्रीलिम्स हो रहा है एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वन एंड ऑल टू अपियर फॉर द सेम। ठीक है, तो अगर आपने यूपीएससी भी देना है उसके साथ भी आप ये दे सकते हैं, क्योंकि ये सितंबर में होगा। 4 अक्टूबर को आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप अपनी तैयारी इसके अंदर भी चेक कर सकते हैं एंड बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अ वे टू हेज योर बेट्स। ठीक है, कि यूपीएससी और साथ ही में स्टेट पीसीएस के लिए जो है अगर आप प्रेपरेशन करते रहेंगे, सो इट्स अ ग्रेट वे टू इंश्योर कि जहां पे भी जो है आपका एग्जाम क्लियर होता है यू गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, पंजाब पीसीएस कोर्स के अंदर जो है हमारे वेरियस कंपोनेंट्स अवेलेबल है। आपके पास कंप्लीट जीएस है जिसके अंदर ना ही सिर्फ जीएस बट पंजाब के जो कंपोनेंट्स है इंक्लूडिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी थॉट वाला पार्ट होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज पंजाबी इंक्लूडेड है। कंप्लीट सीसैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स देता है। आप हमारे वेरियस रैंक होल्डर्स की इंटरव्यूज भी देख सकते हैं जो कि हमने यूट्यूब पे लगाई हुई है टू नो हाउ इंपॉर्टेंट सीसैट इज। सिर्फ पंजाब के अगर आपको कंपोनेंट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, साथ ही में टेस्ट सीरीज ताकि आप प्रैक्टिस कर सके टू स्कोर द ग्रेटेस्ट मार्क्स पॉसिबल। साथ ही में वी रियलाइज कि आपकी प्रेपरेशन जो है यूनिक है, तो आपको हमने वेरियस कॉम्बिनेशंस की जो है वो भी चॉइस दी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप सीसैट एंड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उसकी भी जो है आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ सीसैट एंड पंजाब कंपोनेंट लेना चाहते हैं उसका कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप सब ही जीएस पंजाब कंपोनेंट सीसैट टेस्ट सीरीज सब लेना चाहते हैं वो भी जो है आपके पास अवेलेबल है, एंड गोइंग बाय स्लीपी क्लासेस की आइडियोलॉजी एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आप जो है आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जाके इसके बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे टू नो मोर अबाउट इट। अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ना सबसे पहले दो ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ये जो है एनसीईआरटी में इनका जो है इनके ऊपर मेजर डिस्कशन की गई है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट देम, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का एक जो हम फाउंडेशनल बेस कहते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज वेल एज कौन कौन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों की चर्चा जो है ब्रीफली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी की गई है। उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट जो है वो आए थे 1950 एंड 51 के, जो कि जो निटिग्रिटीज एंड डिटेल्स हैं उनको भरते हैं। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इनके ऊपर जो है चाहे ब्रीफली ही मेंशन किया है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट थे ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है इसकी पहली रिक्वायरमेंट हम कहते हैं इज कि जो मासेस हैं, जो जितने भी अडल्ट्स हैं, उनको जो है राइट हो कि वो वोट कर सकते हैं इलेक्शंस में। और ये जो है इवन तो आज के दिन आज की एज में ये बहुत ही नॉर्मल साउंड करता है कि हाँ हर कंट्री के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो अवेलेबल है, बट उस टाइम पे व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फॉर्मुलेटेड इट वाज अ वेरी रैडिकल मूव। क्यों? बिकॉज बाकी कंट्रीज के अगर आप एक्सपीरियंसेस देखें, इवन ह्यूज डेमोक्रेसीज लाइक यूके एंड द यूएसए, यहाँ पे एक ही टाइम पे सारे के सारे इंडिविजुअल्स को रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्लास, क्रीड, रेस, रिलीजन, एक ही टाइम पे राइट टू वोट नहीं दिया गया था। पीपल हैड टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट टू वोट। ठीक है, तो आप विमेन की जो फ्रेंचाइज मूवमेंट है उसको देख सकते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन की जो मूवमेंट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी ही कंट्रीज के अंदर जो है एक ग्रेडेड तरीके से जो है राइट टू वोट मिला था। ठीक है, पहले सिर्फ वाइट एजुकेटेड प्रॉपर्टीड जो मेन थे उनको, देन मूविंग ऑन किस तरह से बाकी वाइट मैन को मिला। ठीक है, विमेन की फ्रेंचाइज मूवमेंट आई,
फिर आपकी रेसेस जो है, वेरियस रेशियल कैटेगरीज, उन्होंने जो है अपना जो राइट टू वोट है उसका जो है फ्लैग उठाया। ठीक है, तो एक तरह से इंडिया के ऊपर एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू प्रूव दैट दे ट्रूली वांट टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड दैट इज व्हाई एट वन गो इन द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देना वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी मूव, दैट रिगार्डलेस ऑफ कितने आप एजुकेटेड है, रिगार्डलेस ऑफ आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन यू बिलोंग, यू विल हैव अ राइट टू वोट अगर आप एक एज से ऊपर हैं तो। ठीक है, 1989 तक अडल्ट जो मीनिंग था, ठीक है, क्योंकि अडल्ट इंडियंस के पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, तो अडल्ट की एज लिमिट क्या थी 1989 तक की 21 इयर्स ऑफ एज थी। हाउएवर 1989 के बाद, ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है उन्होंने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत ये एज रिड्यूस कर दी टू 18 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपके प्रीएम्बल के अंदर जो लिस्टेड ये प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, ये उसी का एक फुलफिलमेंट माना जाता है कि हर किसी को ये राइट टू वोट दिया गया। नाउ राइट टू वोट तो मिल गया, ठीक है, कि आप का नाम जो अगर इलेक्टोरल रोल पे है, आपने अपना वोटर्स कार्ड बना लिया तो आप जाके अपना वोट डाल सकते हैं। साथ ही में अब राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस भी जो है इतने ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में दिया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये मानना था कि हर नागरिक को अधिकार होना चाहिए, अडल्ट नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि वो खड़े हो सके इलेक्शंस के लिए और लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। हाउएवर कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज जो है ऑब्वियसली लिस्ट आउट किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 25 साल की उम्र जो है वो कहते हैं एक होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र है। साथ ही में कुछ और जो है रिस्ट्रिक्शंस भी डाली गई। फॉर एग्जाम्पल एक रिस्ट्रिक्शन है कि लीगल प्रोविजन है कि किसी भी इंसान जो कि इम्प्रिजन हो चुका है, जेल में रह चुका है 2 या 2 साल से ऊपर फॉर एन ऑफेंस, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ये जो डिटेल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि जैसे कि आपको पहले बताया गया आरपीए एक्ट के जो है अंडर लिस्ट आउट की गई है। अगर आप इन चीजों के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे गवर्नेंस के जो लेक्चर्स हैं उनके ऊपर आप जाके जो है डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में बस इतना ही समझाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंटली अब जो मेन चीज आती है, हमने बोल दिया कि आपके पास राइट है कि आप कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस, साथ ही में आपके पास राइट है कि आप जाके वोट भी डाल सकते हैं। हाउएवर इसके ऊपर निगरानी रखना कि लोग जो है ढंग से अपने जो लॉज हैं उनको निभा रहे हैं, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे, क्या वोट्स खरीदे तो नहीं जा रहे, क्या कुछ और मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, इनके ऊपर नजर रखने के लिए किसी बॉडी की जरूरत थी और यही बॉडी जो है केम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 जो है इंडियन संविधान का वो बात करता है अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इनको जो है दारमदार सौंपा गया ऑफ सुपरिटेंडेंस, बेसिकली सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना किस किस चीज को, इलेक्टोरल रोल, बेसिकली वो रोल जिसके अंदर सारे वोटर्स के नाम हो, एज वेल एज कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कि जो इलेक्शंस है वो बहुत ही फेयर मैनर में कराए जा रहे हैं, किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं। ठीक है, और किसी भी तरह के टेढ़े रास्ते जो है नहीं अपनाए जा रहे। ये वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बहुत ही पावरफुल और डिसाइसिव रोल दे देते हैं इन कंट्रोलिंग इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, और कौन कौन से इलेक्शंस, जो आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जनरल इलेक्शंस कौन से हैं, बेसिकली आपके जो पूरे आपके जो लोकसभा के इलेक्शंस है वो, साथ ही में आपके जो असेंबली के इलेक्शंस हैं इनके ऊपर जो नजर है वो कौन रखता है, इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली। इन दोनों डायरेक्ट इलेक्शंस के अलावा, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर भी जो राज्यसभा के जिन जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके प्रेसिडेंट के एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ही है। हाउएवर जो आपकी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के, राइट, आपके पंचायत के, सो ऑन सो फोर्थ, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट
इलेक्शन कमीशंस जो हैं उनको सौंपी गई है। ठीक है, साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने वेरियस केसेस के अंदर ये रूल किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है एंड उनके पास नेसेसरी पावर्स जो है होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं हर स्टेट में। हाउएवर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया। वो कौन कराता है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशंस कराती हैं। अब इसके अलावा जो डिटेल्स है इलेक्शन कमीशंस की, आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, उनके जो मेंबर्स है उनके बारे में, क्या उनके फंक्शंस है, एज वेल एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।